नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम समझेंगे और इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भर भी लेंगे। तो देखिए, इसे जो हमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्राप्त हुई थी, इसमें हमने पिछली वीडियो के माध्यम से ये जो इतिहास है, इतिहास का हमने 7 अध्याय कंप्लीट कर दिया था। आज हम इसका 8 अध्याय 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, इसको हम समझेंगे और एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को भी कंप्लीट करेंगे, जिससे कि हमारी जो परीक्षाएं हैं उनकी हमारी तैयारी हो सके। तो यहाँ देखिए, यह दिया गया है अध्याय 8 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो इसमें देखें, सबसे पहले प्रश्न यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। इन ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमें सबसे पहले हमारी जो प्रश्न पत्र रहते हैं, हमारे प्रश्न पत्र में ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न निश्चित ही 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इनको आप जरूर प्रत्येक पार्ट से कंप्लीट करते चलिएगा। यहाँ देखिए, भारत के कौन से हिस्सों में जमींदार और किसानों के विद्रोह के कारण राजस्व की मात्रा में कमी आ गई। तो ये जो विद्रोह हुआ था उत्तरी और पश्चिमी, तो ये दोनों विद्रोह के कारण हमारे राजस्व में कमी आई थी। प्रश्न दूसरा, मुगल साम्राज्य के विघटन के समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं बड़ा प्रांत नहीं था। तो मालवा जो है यह छोटे प्रांत था, बड़ा प्रांत नहीं था। मालवा यहाँ पे लिख लीजिए। और आगे देखें प्रश्न 3 में दिया गया है कि जो जाट थे, जाटों के प्रभुत्व क्षेत्र में कौन से शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए हैं। तो पानीपत तथा बल्लभगढ़, ये दोनों जो हैं ये जाटों के प्रभुत्व क्षेत्र थे और ये महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन चुके हैं। प्रश्न 4 देखें, मराठा सरदारों में कौन शामिल नहीं था। तो ये सूरजमल जो था ये मराठा सरदारों में शामिल नहीं था। प्रश्न 5 में है कि सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में कौन कौन से क्षेत्र शामिल नहीं थे। तो देखिए, सूरजमल का जो राजनीतिक क्षेत्र था इसमें बिहार तथा उड़ीसा, ये 2 क्षेत्र शामिल नहीं थे। अब आगे देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए, खाली स्थान, ये भी हमारे 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों के जो खाली स्थान हैं, इन सभी खाली स्थानों को भी कंप्लीट करिएगा। यहाँ देखिए, इसमें दिया है प्रश्न 6वें में, खालसा पंथ की स्थापना तो यह गुरु गोविंद सिंह ने की थी। जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना दल खालसा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? दल खालसा। तो शिवालय में शिवाजी ने प्रायद्वीपों में मुगलों को चुनौती देने के लिए सैन्य बल का प्रयोग किया था। कौन सा बल? सैन्य बल, यानी सेना का बल। डी, यहाँ देखिए, बाजीराव प्रथम श्रीमंत पेशवा के नाम से भी जाने जाते थे। तो जो श्रीमंत राव हैं ये। जाटों ने अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया था। तो ये तो हमारे दिए गए थे रिक्त स्थान, खाली स्थान। आगे देखें जो प्रश्न 7, यहाँ से जो हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, इसमें है सवाई जयसिंह ने खगोलीय वेधशाला का निर्माण कहाँ कहाँ कराया था। तो महाराजा सवाई जयसिंह ने उज्जैन में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी और वेधशाला जो थी उसका नाम जंतर मंतर है। क्या है? जंतर मंतर। ये उज्जैन में है। प्रश्न 8वां देखिए, प्रश्न 8वां में यहाँ पे दिया है कि विंध्य राज्य के विस्तार का श्रेय किसे प्राप्त है। वे किन क्षेत्रों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए जाने जाते थे। तो देखिए, कैयूनानी और भूगोलवेत्ता टालेमी ने उन्हें विंध्य यश कहा था। क्या कहा था? विंध्य यश। इसलिए ये जो है विंध्य राज्य जो है उसका पूरा क्षेत्र विंध्य राज्य है। प्रश्न 9वां, सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था किसने से संबंधित थी। तो देखिए, जो सिख थे इनमें भी राखी व्यवस्था चली है। तो सिखों की राखी व्यवस्था में किसानों ने 20% कर के रूप में लेकर के बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया था। क्या किया था? संरक्षण। ये थी उनकी राखी व्यवस्था, यानी रखना। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न 10वां देखिए, 1737 ईस्वी के बाद मराठों का प्रभुत्व किन किन क्षेत्रों में फैला था। तो 1737 में लगभग ये जो है इसमें दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमा तेजी से बढ़ी और वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब में पूर्व बंगाल और
उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक इनकी जो थी क्षेत्र फैल गया था। तो यहाँ तक फैला लिया था इन्होंने 1700 ईस्वी 37 ईस्वी के बाद जो मराठा थे। प्रश्न 11 है कि जाट राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन से हैं? तो यहाँ पर पानीपत तथा बल्लभगढ़ शहर हैं। ठीक है, ये राज्य जो है व्यापारिक केंद्रों के नाम से वो प्रसिद्ध थे। प्रश्न 12वां देखिए, मराठा प्रशासन व्यवस्था का वर्णन। जीते हुए राज्य में धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की जाती थी, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया, जिससे सिंधिया, गायकवाड़, भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सकें। इसलिए मराठा प्रशासन की जो व्यवस्था थी इस प्रकार से थी। प्रश्न 13वां देखें, यहाँ पर प्रश्न 13 दिया गया है कि सूबेदार के रूप में सआदत खान द्वारा अवध में क्या कार्य किए गए थे? तो जो सयादत खान थे ये 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। उन्हें मुगल साम्राज्य का विश्वास प्राप्त था और उसके पास 6000 की जात रैंक थी। उन्होंने एक ऐसे की स्थापना की जो मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद उभरे और सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। ठीक, इस प्रकार से चलिए आगे देखिए। प्रश्न क्रमांक 14 में है, दल खालसा किसे कहते हैं, वे किस प्रकार कार्य करते थे? तो जो दल खालसा थे वो जत्थों और मिसालों की संयुक्त सेना दल खालसा कहलाती थी। दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्व पर अमृतसर में बैठक में सामूहिक निर्णय लिया जाता था, इनके द्वारा सामूहिक निर्णय लेते थे ये। आगे प्रश्न क्रमांक दिया गया है 15वां, इसमें है, उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके कारण मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता गया। तो बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के बाद किसी कुशल शासक का न आना, जिसके कारण जो मान शब्दार थे और उनकी शक्तिशाली वर्गों को बस में रखना कठिन हो गया था। इसलिए जो थे मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता गया। अगला प्रश्न दिया गया है 16वां, इसमें देखिए, मुगल साम्राज्यों के विरुद्ध मराठों की सफलता के क्या कारण थे? तो जो मुगल साम्राज्य थे उनकी सफलता का रहस्य था कि वह मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर ना लेते हुए उनके पास से ऐसी मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते यहाँ रसद पाने और कुमुक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। तो इसी प्रकार से ये सफल हो जाते थे। अगला प्रश्न 17वां समझिए, इसमें है, चौथ संदेश मुखी से क्या आशय था? चौथ व संदेश मुखी, सरदेश मुखी। तो ये सरदेश मुखी जो थे, चौथ पहले चौथ समझिए फिर सरदेश मुखी। चौथ एक प्रकार का कर था। ये चौथ है जो थे चौथ लिया जाता था यानी उनसे कर लिया जाता था। तो ये एक प्रकार का कर था जो मराठों द्वारा उन क्षेत्रों से वसूला जाता था जो सीधे उनके नियंत्रण में नहीं थे। जो उनके नियंत्रण में नहीं रहते थे उनसे कर लिया जाता था, लेकिन जिनकी रक्षा और सुरक्षा मराठों द्वारा की जाती थी वह कर उस क्षेत्र की कुल वार्षिक आय की उपज का 25% यानी 1/4 हिस्सा होता था। और सरदेशमुखी, सरदेशमुखी भी एक प्रकार का ये भी कर था। एक और